सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद हो रहे लाभान्वित। मुख्यमंत्री कल जमशेदपुर में करेंगे शिरकत। भाजपा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। लोक अदालत में भाग लेने के लिए लोगों को किया जा रहा है प्रेरित। गिरिडीह और गढ़वा में शिविर आयोजित। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रांची में निकली शोभा यात्रा। रांची में साहित्य पुरस्कार समारोह में देश भर के आदिवासी और देशज भाषाओं के कवियों का जुटान। और टी20 के दूसरे सेमीफाइनल में 10 नवंबर को भारत इंग्लैंड मुकाबला। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पाकिस्तान की भिड़ंत। सुपर 12 के आखिरी मैच में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को दी मात। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। राज्य स्थापना दिवस को लेकर राज्य में तैयारियां जोरों पर है। स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। इस कारण राज्यवासियों की खुशियां दोगुनी हो गई है। राष्ट्रपति 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर 14 नवंबर को रांची पहुंचेंगी। राजभवन में वे रात्रि विश्राम करेंगी। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस सह भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रपति धरती आबा की जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू गांव जाएंगी और बिरसा मुंडा को नमन करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। 15 नवंबर को ही दोपहर बाद वे रांची में राज्य स्थापना दिवस के मुख्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगी। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य में आज कई स्थानों पर शिविरों का आयोजन कर जरूरतमंदों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल जमशेदपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे और लौह नगरी को कई योजनाओं की सौगात देंगे। इधर गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के बलगो पंचायत में आज पंचायत स्तरीय शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने निरीक्षण कर ग्रामीणों को मिल रही सरकारी योजनाओं और उसके लाभ की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी उन्होंने जायजा लिया। राज्य सरकार की कथित नाकामियों और भ्रष्टाचार के सवाल पर भाजपा द्वारा कल से झारखंड बचाओ प्रखंड स्तरीय आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जो आगामी 13 नवंबर तक चलेगा। इधर प्रदेश प्रवक्ता मिसफिका हसन ने रांची में आज पत्रकारों से बातचीत में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा पर अनर्गल आरोप तो लगा ही रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का भी अपमान कर रहे हैं। 3 करोड़ जनता, झारखंड की जनता का जिस पर अधिकार है, आज वही खनिज संपदा दूसरे राज्य जा रहे हैं, आज वही खनिज संपदा दूसरे देश भी जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्मगलिंग हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र से चुन के आए हैं, उस क्षेत्र में चरम पर हो रहा है क्राइम। तो इस तरीके का इकोनॉमिक क्राइम जो हो रहा है प्रदेश में, झारखंड में, आखिर उसको रोकथाम करना है कि नहीं, उसको कर्व करना, उसको फाइट करना है कि नहीं। संथाल परगना समेत राज्य भर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत शिविरों का आयोजन कर जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 9 नवंबर को पाकुड़ में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे दुमका की मसलिया सिंचाई परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। इधर मुख्यमंत्री के पाकुड़ आगमन को लेकर आज जिले के उपायुक्त ने अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल बाजार समिति मैदान का जायजा लिया एवं अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कई कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती, जबकि कई नए मामलों की भी पुष्टि हुई। देश में ठीक होने वालों का दर 98.78% हो गया है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस को लेकर भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा रविवार को मोरहाबादी मैदान में वॉकथॉन का आयोजन हुआ, जिसे संबोधित करते हुए डीआईजी अनीश गुप्ता ने कहा कि कैंसर लाइलाज नहीं है। अगर समय रहते हम इसका पता लगा लें और बेहतर इलाज कराएं तो कैंसर को हराया जा सकता है। गौरतलब है कि मेडिका समूह बहुत जल्द ही रांची में एक नया अस्पताल शुरू करने जा रहा है, जहां सिर्फ कैंसर के मरीजों का ही इलाज होगा। कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित वॉकथॉन को डीआईजी व एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन द्वारा गढ़वा में सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसे पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी संबोधित किया। और आपका काम दूसरी माँ से के रूप में, जो अपनी माँ जितना नहीं कर सकती है, आपको जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय से जच्चा बच्चा दोनों का पूरा ख्याल रखना। जो सरकार की जितनी भी योजनाएं, सरकार जो भी राहत कार्य चला रही थी, उसकी अहम कड़ी हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें थी। गिरिडीह में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत आज टाउन हॉल में मेगा सशक्तिकरण शिविर आयोजित की गई। गिरिडीह में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत आयोजित मेगा सशक्तिकरण शिविर में गरीबों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने लोगों से 12 नवंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने और सुलहनीय मामलों को सुलझाने की अपील की। वकील देना है और वैधिक सहायता देना है, इसका भी हम लोग ने स्थापना किया है पुराने कलेक्ट्रेट में। तो मूल तौर पे जो भी न्यायपालिका है और हमारी जो कार्यपालिका है, उसके संयुक्त प्रयास से विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन होता है। उससे हम लोगों का जो भी आपसी जो काम और प्रक्रिया जो भी रहता है, वो काफ़ी सुचारू ढंग से समन्वय के साथ में होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने इस मौके पर कहा कि हर आदमी को कानून की जानकारी होना जरूरी है, ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें। उन्होंने मुकदमों का बोझ कम करने में लोक अदालत की भूमिका को अहम बताया। परिसंपत्ति का उनके बीच में वितरण किया गया है और उनको अवगत कराया गया है। साथ ही साथ माननीय नालसा के निर्देशानुसार अभी हक हमारा भी जो है कैंपेन का भी आयोजन हो रहा है, जो कि दिनांक 21 अक्टूबर से चल रहा है। 13 नवंबर को उसका समापन होगा। तो उसके तहत भी हमने लोगों को जागरूक कराया है उनके कानूनी और मौलिक अधिकारों के बारे में। उनको इस बात की भी जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन है दिनांक 12 नवंबर को, जिसमें वो आकर के अपने जितने सुलहनीय वाद है उनका निपटारा कर सकें। मेगा सशक्तिकरण शिविर में कई लोगों को सांकेतिक तौर पर योजनाओं का लाभ भी दिया गया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इधर गढ़वा के सभी प्रखंडों में आज विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शिविर लगाया गया। इस दौरान लोगों को कानूनी जानकारी के साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत कराया गया। सेवा प्राधिकार, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और गढ़वा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में गढ़वा के सभी ब्लॉक में लीगल एम्पावरमेंट कैंप आयोजित किया गया है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आगामी 10 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जो दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। बैठक में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और आरक्षण में की गई बढ़ोतरी से संबंधित विधेयकों के अलावा कई प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। 11 नवंबर को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। इधर विशेष सत्र को लेकर भाजपा विधायक दल की बैठक 10 नवंबर को प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। इस दौरान 11 नवंबर को आयोजित विधानसभा के एक दिवसीय सत्र को लेकर पार्टी द्वारा रणनीति बनाई जाएगी। बैठक को लेकर पार्टी के सभी विधायकों को सूचना दे दी गई है।
लोहरदगा में कांग्रेस नेताओं ने शंख नदी स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आज जिले में भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर कांग्रेस के केंद्रीय महासचिव तारिक अनवर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, भारत जोड़ो यात्रा के झारखंड प्रदेश संयोजक सह कांग्रेस के पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय और राज्य के कई मंत्री तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए सदर अस्पताल गढ़वा में 15 नवंबर से 25 नवंबर तक शिविर लगेगा, जिसमें कटक से आंख के विशेषज्ञ चिकित्सक निःशुल्क सेवा देंगे। शिविर का आयोजन किया गया है जो 15 से 25 नवंबर तक चलेगा। मैंने बहुत सोच विचार कर ये किया कि अपनी स्वर्गीय माता बिमला देवी जी और हमारे स्वर्गीय पिता कौशल कुमार ठाकुर जी की स्मृति में, क्योंकि सब कुछ जो भी है संस्कार जो भी आज है वो सारा कुछ माता पिता का ही दिया हुआ है, तो उनकी स्मृति में ये कैंप आयोजित हो और इस पुण्य के भागी हम बने, ये हमारी सोच है। गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आज रांची के रातू रोड स्थित गुरुद्वारा में शबद कीर्तन और अटूट लंगर का आयोजन किया गया, जिसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुरु नानक स्कूल पहुंची। शोभा यात्रा में पंच प्यारे आगे आगे चल रहे थे। इस दौरान बच्चों ने कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। प्रकाश पर्व को लेकर श्री गुरु नानक सत्संग सभा रातू रोड गुरुद्वारा में कीर्तन दरबार में सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए और लोगों को बधाई दी। उन्होंने गुरुद्वारा परिसर में लगे सेवा शिविरों का भी अवलोकन किया तथा लंगर में भी हिस्सा लिया। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखरा की ओर से रांची प्रेस क्लब सभागार में आज बहुभाषाई आदिवासी देशज काव्य पाठ और जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। काव्य पाठ और साहित्य पुरस्कार समारोह के दौरान आदिवासी और देशज भाषाओं के कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के साहित्यकार जान मोहम्मद हकीम ने कार्यक्रम की तारीफ की और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से साहित्यकारों में ऊर्जा का संचार होगा। चल रहा था, अब थोड़ा सा अरसा हुआ है कि ज़बानों को लिखा जा रहा है और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मंजरे आम पर आ रही हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। मुख्य अतिथि ने आगे कहा कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी आदिवासी और देशज साहित्य का अपेक्षाकृत विकास नहीं हो पाया है और इस दिशा में अभी भी काफी कुछ करने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो लिखते तो हैं लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं वो सरेआम नहीं आती है, तो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी मैं समझता हूं कि हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। अपनी रचना के लिए पुरस्कार पाने वाले अरुणाचल प्रदेश के रेमोन लांगकू ने कहा कि यहां से लौटकर वे पूर्वोत्तर में साहित्य को और आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। आदिवासी लेखक लोग हैं, बहुत ही कम आ रहे हैं, तो उन्हें भी प्रोत्साहन करना चाहिए। हो सकता है कि वो लोग बहुत बेहतर लिखे और आगे और बहुत कुछ कर सके। तो एक ये साहित्य ये पुरस्कार जो मिलने के बाद मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं अगर अपने अरुणाचल प्रदेश जाऊँ तो अपने समुदाय के लोग और अरुणाचल के लोगों को या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को या भारत के लोगों जितने भी हैं आदिवासी साहित्य को लिखने के लिए जो है मैं उन्हें प्रेरित करूँ और प्रोत्साहन करूं। तो कार्यक्रम में शिरकत करने देश के विभिन्न प्रदेशों से साहित्यकार यहां पहुंचे थे। साथ ही दूसरे कई देशों के साहित्य प्रेमी भी कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान यहां आदिवासी और देशज साहित्यों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। पिछले 3 नवंबर को विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के सिलसिले में हुए मतदान की आज गिनती हुई। उपचुनाव में बिहार के मोकामा में राजद प्रत्याशी नीलम देवी ने जीत हासिल की, जबकि गोपालगंज में भाजपा ने बाजी मारी। बाकी राज्यों में मिले जुले परिणाम रहे। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में ठंड का असर दिखने लगा है। सवेरे और शाम में लोगों को कनकनी महसूस होने लगी है। पिछले 24 घंटे के दौरान खूंटी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जा रहा है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी 5 नवंबर तक मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। कुछ इलाकों में सुबह के समय कुहासा की स्थिति बनी रह सकती है। अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 18.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 8 नवंबर को राज्य में चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी। आंशिक चंद्र ग्रहण दोपहर 2:39 से शाम 6:19 तक रहेगा। खगोल विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 8 नवंबर को घटित होने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत के सभी स्थानों से चंद्रोदय के समय देखा जा सकेगा। हालांकि ग्रहण की आंशिक एवं पूर्णावस्था का आरंभ भारत में किसी भी जगह से नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि ये घटना भारत में चंद्र उदय से पहले ही शुरू हो चुकी होगी। दुमका स्थित शिवगंगा सरोवर के तट पर आज गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के अवसर पर सुख समृद्धि और पूरे विश्व की मंगल कामना के लिए गंगा महाआरती का आयोजन किया जाता है। T20 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले के लिए टीमें तय हो गई हैं। आगामी 10 नवंबर को दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, जबकि 9 नवंबर को खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पाकिस्तान की भिड़ंत होगी। इधर सुपर 12 के आखिरी मैच में टीम इंडिया ने आज जिम्बाब्वे को आसानी से पराजित कर दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर इंग्लैंड को हराना। देखिए जिस हिसाब से इंडिया टीम खेली है, देयर इज नो डाउट इज गोइंग इनटू फाइनल्स। और सूर्यकुमार जैसे हम बोला, सूर्यकुमार के हरालो, दे बोथ डूइंग रियली वेल। विराट कोहली, किंग कोहली, देयर इज ऑलवेज देयर। तो देयर इज नो डाउट इंडिया गोइंग टू फाइनल एंड वी होप वी प्रे पाकिस्तान आ जाए ताकि हमें थोड़ा और इंटरेस्टिंग मिले, क्योंकि हमने टिकट के पैसे दे चुके हैं। वी वोट एवरी सेंस कि वो वर्थवाइल हो, बट देयर इज नो इंडिया इज गोइंग टू विन द मैच। I just want to add one more thing. See, Indian batting lineup is very, very good, but we have trouble. आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने जम्मू कश्मीर में आयोजित 31वें सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली सिल्ली की बिटिया सोनाली कुमारी से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाए गए 8 चीतों में से 2 को अनिवार्य पृथकवास के बाद अनुकूलन के लिए बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बीते 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से 8 चीतों को लाकर छोड़ा गया था। अनिवार्य क्वारंटीन के बाद अब इन 8 चीतों में से 2 चीतों को बड़े बाड़े में स्थानांतरित कर दिया गया है। वहीं दूसरे चीतों को भी बड़े बाड़ों में जल्दी ही स्थानांतरित किया जाएगा। पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सभी चीते स्वस्थ हैं और 2 चीतों को बड़े बाड़ों में स्थानांतरित करने के बाद अब 6 अन्य चीतों को भी जल्द ही स्थानांतरित किया जाएगा। भारतीय वन सेवा के अधिकारी चंद्र प्रकाश गोयल ने कहा है कि जांच में अगर 6 अन्य चीते सभी मानकों पर खरे उतरते हैं तो उन्हें भी जल्द ही स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वहीं अगर चीतों की स्वास्थ्य की बात की जाए तो सभी 8 चीते स्वस्थ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्ष में जो चीता रिलोकेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत 8 चीता नामीबिया से लाए गए थे जिनको क्वारंटाइन एनक्लोजर में रखा गया था। कल उनमें से 2 चीतों को क्वारंटाइन एनक्लोजर से शिफ्ट कर बड़े एनक्लोजर्स में शिफ्ट किया गया है, जहां उनको लाइव फीड दी जाएगी। अगर इस लाइव फीड का वो शिकार कर पाते हैं और उस क्षेत्र में अडेप्ट हो जाते हैं तो उनको आने वाले समय में खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। इसी प्रकार जहां तक 6 अन्य चीतों का प्रश्न है जो अभी तक क्वारंटाइन एनक्लोजर्स में है, उनके परीक्षण के लिए आज भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की टीमें कूनो गई हुई हैं। उनका स्वास्थ्य का परीक्षण, उनके अडेप्टेबिलिटी किस प्रकार से है, इस समय वो लोग अपना उस क्षेत्र में अडेप्ट कर गए हैं नहीं कर गए हैं, इन सब मानकों को देखने के पश्चात यह निर्णय लिया जाएगा कि उनको अगले 6 से 10 दिन के अंतर्गत बड़े एनक्लोजर्स में किस प्रकार से शिफ्ट किया जाना है। अगर सभी वो चीते मानक के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं तो उनको शीघ्र ही
क्वारंटाइन एनक्लोजर से बड़े एनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जहां तक चीतों के स्वास्थ्य का प्रश्न, सभी 8 चीते स्वस्थ हैं। अभी तक जो उनको फीड दी जा रही थी उस फीड को भी ले रहे थे और कहा जा सकता है। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 6 नवंबर साल 1861 को बास्केटबॉल खेल की रचना करने वाले जेम्स नैस्मिथ का जन्म कनाडा में हुआ। जेम्स शारीरिक शिक्षा विषय के टीचर थे। वो एक स्पोर्ट्स कोच थे जिन्होंने सर्वप्रथम बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की। एक बार उन्हें बच्चों के लिए किसी इंडोर गेम को तैयार करने का टास्क मिला था। ऐसा इसलिए जिससे कि कनाडा के भीषण ठंड में बच्चों को खेलने के लिए बाहर न जाना पड़े। तब जेम्स ने बास्केटबॉल की रचना की और उसके 13 मुख्य नियम बनाए थे। साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक में बास्केटबॉल को ऑफिशियल इवेंट के तौर पर मान्यता दी गई। 6 नवंबर साल 1913 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक मार्च का नेतृत्व किया। इस मार्च को द ग्रेट मार्च कहा गया। इस मार्च के दौरान 2037 पुरुषों, 127 महिलाओं और 57 बच्चों ने मार्च करने वालों की एक लंबी और निर्धारित कतार बनाई थी। मार्च के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और जमानत पर छोड़ दिया गया। गांधी जी ने ट्रांसवाल की सीमा पर नेटाल के कुछ स्ट्राइकरों के नेतृत्व के साथ इसकी शुरुआत की थी। 6 नवंबर साल 2001 में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को मनाने का फैसला लिया गया। युद्ध के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। पर्यावरण अक्सर युद्ध का शिकार बनता रहा है, जिसमें पानी के कुएं प्रदूषित होना, फसलों का जलना, जंगलों की कटाई, मिट्टी का नाश और सैन्य फायदे के लिए जानवरों की हत्या कर दी जाती है। इन सभी की रोकथाम के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की जरूरत समझी गई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कोडरमा उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत आए आवेदनों के निष्पादन, जिले में चल रही नवाचार गतिविधियों की स्थिति, राजस्व प्लांटेशन कार्य की स्थिति के साथ ही विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और अस्पताल में चलाए जा रहे नो कॉस्ट व लो कॉस्ट के कार्य की स्थिति तथा अन्य कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को उचित दिशा निर्देश दिया। देवघर में यातायात पुलिस उपाधीक्षक सह सीसीआर पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 73 वाहन का 57,000 रुपए का चालान काटा गया। इस दौरान सभी वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। गढ़वा उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक, डीएफओ, डीएमओ की उपस्थिति में जिले के सभी एसडीओ, एसडीपीओ, सीओ, थाना प्रभारियों के साथ जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की तथा आवश्यक निर्देश दिए। राज्य के एक स्कूल की योग शिक्षिका कुमारी सृजन ने पंजाब में आयोजित 47वीं जूनियर सब जूनियर नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 21 से 40 वर्ष आयु ग्रुप में 250 प्रतिभागियों को हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब वो एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। देवघर में पुलिस ने एक अपहरिता लड़की को बरामद करते हुए इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे पिछले सितंबर माह में जेल भेज दिया था। अब मामले का मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया है, जिसको लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अग्निवीर योजना के तहत भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर से 23 नवंबर तक लिया जाएगा। इसके लिए वैसे अविवाहित युवक युवतियां योग्य होंगे जिनका जन्म दिनांक 27/6/2002 से 27/12/2005 के बीच हुआ हो। वैसे ही आवेदक आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने इंटरमीडिएट या 10+2 या समकक्ष परीक्षा गणित, भौतिकी और अंग्रेजी विषय से
50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। भर्ती संबंधित जानकारी तथा जागरूकता के लिए कमांडिंग ऑफिसर और अन्य कर्मी 21 और 22 नवंबर को लोहरदगा जिले के विद्यालयों और महाविद्यालयों का भ्रमण करेंगे। रांची सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर कार्यकर्ताओं और नागरिकों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने शहर के सर्वांगीण और जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता बताई। रांची के सेल सिटी रोड न्यू पुंदाग मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया तथा लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। देवघर में अवैध पत्थर उत्खनन और परिवहन के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला 5 साल पहले का था और आरोपी पुलिस से छुप कर रह रहे थे। इसी क्रम में आखिर में वे पकड़े गए। भारत विविध बोलियों, पहनावे और संस्कृति का देश है और इसकी झलक सरस मेले में देखने को मिल रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित सरस फूड फेस्टिवल 2022 हर राज्य के स्वादिष्ट व्यंजनों और पकवानों का लजीज जायका लेकर आया। गुजरात की स्वाद से भरी थाली, दक्षिण भारत का इडली डोसा या फिर उत्तर पूर्व के मोमोज, खाने के शौकीन लोगों के लिए यहाँ सब कुछ था। गांव की परंपरागत जो हमारी रेसिपी होती है, जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है क्योंकि उसमें बहुत सारे चीजें जुड़ गई हैं, ये मूलतः उन हमारी देश की कला, परंपरा, खान पान की जो परंपरा है उसको मेंटेन करते हुए ये फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस सरस मेले की खास बात ये थी कि यहाँ न केवल स्वादिष्ट व्यंजन मौजूद थे, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी खास जोर दिया गया। ट्राइबल फूड स्टॉल हो या फिर ट्रांसजेंडर्स के लिए फूड स्टॉल पर लोगों से जुड़ने का एक खास मौका, सब कुछ इस सरस मेले को अनोखा और खास बना रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे ज्यादा राजस्थान की प्याज की कचौड़ी और मेवे की कचौड़ी, मावा कचौड़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी लगी यहाँ की। इसमें है ये कैरसांगरी की सब्जी, ये बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी। दिस इज टिपिकल प्रॉपर राजस्थानी खाना जो दिल्ली में नॉर्मल रेस्टोरेंट में मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये कैरसांगरी की सब्जी बनाना ही बहुत मुश्किल होता है। इट इज एन आर्ट टू मेक कैरसांगरी। सरस मेले में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों सभी की भीड़ उमड़ रही है। आपके मुंह के हर स्वाद में इजाफा करने के लिए यहाँ चाट, पकोड़े, बिरयानी और लिट्टी चोखा जैसे शानदार व्यंजन मौजूद हैं। हर राज्य की विशेषता कही जाने वाली मधुरता से भरी मिठाइयाँ भी इस सरस मेले का आकर्षण बन रही हैं। सारे स्टेट को एक जगह पे लाके सबका ट्रेडिशन, सबका कल्चर एक साथ, सबका फूडिंग लाना बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। I love the tikki, yeah, and the papri chaat, yeah. Oh my God, yeah. Very nice. बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। मैं रेगुलर यहाँ आती हूँ और इस टाइम बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, साफ है, बहुत फर्क है। सरस मेला वाकई पाक कला के सभी रसों को अपने भीतर समेटे था और यहाँ आने वालों को एक नए चटखारे और स्वाद से भर गया। हमारे देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें हर किसी के लिए आगे बढ़ने का मौका है। स्त्री, पुरुष या ट्रांसजेंडर वर्ग जो तमाम चुनौतियों के बाद भी समाज में अपनी जगह बना रहे हैं। और कुछ ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो आज अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं और इस सरस मेले को खास बना रहे हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अमृता हूँ। आई एम फ्रॉम केरला, कोच्चि, अनामिका, कोच्चि। मेरा जिसका 6 सरस मेला है वो नेचुरल फ्लेवर का जूस है, मैं अलग फ्लेवर का जूस, लस्सी का फ्लेवर है, फ्रेश लाइन फ्लेवर। देखिए मेरा फेवरेट ही जूस है। जूस पीने के बाद अच्छा से बनाते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद हो रहे लाभान्वित। मुख्यमंत्री कल जमशेदपुर में करेंगे शिरकत। भाजपा ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। लोक अदालत में भाग लेने के लिए लोगों को किया जा रहा प्रेरित। गिरिडीह और गढ़वा में शिविर आयोजित।
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में रांची में निकली शोभा यात्रा